नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आज बहुत सारी खबरें हैं। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने शो देख लिया तो समझ लीजिए कि जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन से, यानी परिचय के साथ। देखिए, जो पहली खबर, आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ है अब से कुछ घंटे पहले, लेकिन क्या हो सकता है ये अब हम आपको बताने वाले हैं। आज हम कीव पर पुतिन का वो प्रहार दिखाएंगे जो पिछले 2 साल में पहली बार हुआ है। यह ध्यान से देखेगा क्योंकि नेटो समिट से ठीक पहले यह बारूदी वर्षा हुई है। क्या यह पुतिन की परमाणु मंशा के संकेत हैं? कुछ ही मिनटों में हम इसे डिकोड करने वाले हैं। दूसरी खबर, मॉस्को में मोदी पुतिन दोस्ती की। रूस के पावर सेंटर क्रेमलिन में पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन के साथ डिनर कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की, बाइडेन और जिनपिंग की इस पर नजर क्यों? क्या पीएम मोदी युद्ध काल के चक्र को शांति की दिशा में घुमाने वाले? जरूर देखना चाहिए आपको यह खबर। तीसरी खबर, कैमरे पर हम आतंकियों का वो गुप्त ठिकाना दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। घर की एक अलमारी कैसे आतंकियों का सीक्रेट बंकर बन गई। आतंक के इस अलमारी वाले औजार को समझना जरूरी है। इसके बाद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की शिव भक्ति की बात करेंगे। उनकी भक्ति के वायरल वीडियो पर विद्वानों ने सवाल उठाए। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए कहां कमी रह गई, यह आपको स्वयं कर्मकांड के विद्वान बताएंगे। पांचवी खबर में बात फ्रांस की होगी। लोकतंत्र का चैंपियन बनने वाला यह देश विचारधारा वाले अंगारों से कैसे चल गया, कैसे दागदार हो गया, क्यों उसे 140 करोड़ वाले की आबादी 40 करोड़ वाले आबादी वाले देश भारत से सीखना चाहिए, ये फैक्टर बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले यूक्रेन के उन 4 करोड़ लोगों की जिंदगी की फिक्र है जिनके सिर पर इस वक्त मौत मंडरा रही है। पिछले 2 साल से रूस के विध्वंसक हमले झेल रहे यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब रूस ने सबसे बड़ा, सबसे तीखा, सबसे भीषण, सबसे खतरनाक और सबसे विध्वंसकारी प्रहार किया है। 2 साल में पहली बार रूस ने कीव पर इतना बड़ा हमला किया। कीव पर रूसी मिसाइलों की बारिश पुतिन के प्रतिशोध का दंड है। रूस के इस प्रहार के बाद से कीव में चारों तरफ चीख पुकार है। पिछले कई घंटों से कीव में रहने वाले लाखों लोग डर के साए में जी रहे हैं। कीव में आज की सुबह ज़ेलेंस्की भूल नहीं पाएंगे। लोग अपने काम पर जा रहे थे, सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां थी और तभी यह होता। 9:55 से लगातार कीव पर मिसाइलों के अटैक शुरू हो जाए। रूस ने कीव पर हमला करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मिसाइल्स कहां गिरेंगे। इससे आम लोग मारे जाएंगे, मासूमों का खून बहेगा, भयानक रक्तपात होगा। बल्कि रूस ने कीव पर अंधाधुंध मिसाइल झोंक दी। जिस वक्त ज़ेलेंस्की ये सोच रहे थे कि उन्हें पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मिसाइल्स मिले हैं, उन्हें आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं, ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर वापस कब्जे की ख्वाब देख रहे थे, जिस वक्त ज़ेलेंस्की पोलैंड में जाकर और बड़ी बड़ी डील्स फाइनल करने वाले थे, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन को यह बता दिया कि वो कितना शक्तिशाली और निर्मम है और कैसे पश्चिमी देशों के हथियार अभी भी पुतिन के इरादों को रोकने में नाकामयाब है। रूस ने कीव के सबसे बड़े अस्पताल के बड़े हिस्से को मिट्टी में मिला दिया। रूस के मिसाइल हमले से ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहां पर है वो तस्वीरें आपको दिखाने वाली हैं। अस्पताल परिसर में ही मलबे का कई मीटर ऊंचा ढेर लग गया। दिखाइए वो तस्वीरें यहां पर अस्पताल परिसर की। करीब 10 बच्चों ने कीव के सबसे बड़े अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह यूक्रेन के साथ ही यूरोप का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूस की मिसाइल्स बच्चों के डायलिसिस सेंटर पर गिरे। 500 से ज्यादा पुलिस वाले और राहत कर्मी मलबा हटाने में लगे। खुद डॉक्टर्स वहां पर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की हैं जो आपके सामने हैं। रूस ने एक साथ 40 से ज्यादा मिसाइल से कीव पर बारूद की वर्षा की। करीब 10 लोकेशन कीव की पूरी तरह ढला दी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 5 और शहरों में 60 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया है। रूस की कई मिसाइल कीव में राष्ट्रपति भवन के नजदीक गिरी हैं। AFU यानी यूक्रेन का जो फौज का हेडक्वार्टर है उसके नजदीक गिरी। हमले के फौरन बाद ज़ेलेंस्की ने उस अस्पताल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि आखिर रूस ने कीव में किस तरह गदर मचाया।
रूसी हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे देश में लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की जा रही है। कीव में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम सुपर अलर्ट मोड में है, लेकिन वो रूसी मिसाइलों को नहीं रोक पाए, जबकि रूस यूक्रेन पर विध्वंसक विनाशक हमले के दूसरे राउंड की तैयारी में लग गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे दर्द भरी राजधानी है कि आपने प्रदूषित शहरों की सूची देखी होगी, सबसे स्वच्छ शहरों की सूची देखी होगी, लेकिन आज इस शहर के दर्द का अंदाजा लगाइए कि 839 वर्ग किलोमीटर वाले इस शहर में दर्द की मात्रा प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में सायरन की आवाजें हैं, मिसाइलें हैं, धमाके हैं, स्कूल, अस्पताल, घर, दफ्तर, हर तरफ चीख पुकार है। आशंका है कि कहीं से कोई मिसाइल या गोला गिरा तो होगा क्या। अपार्टमेंट में पावर बैकअप तो हो सकता है, लेकिन मिसाइल से बचने के बैकअप नहीं है। हमले की आशंका होती है तो इतना खून पसीना लगाकर बनाए गए घर को छोड़ना पड़ता है। यूक्रेन में ऐसे बहुत से कोस्ट टाउन हैं जहां के लोग मजबूरी में आगे बढ़ गए और घर पीछे छूट गए हैं। छोटे बड़े मिलाकर 30 से ज्यादा शहर घोस्ट टाउन बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक कीव और आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। यहां इतना समझ लीजिए कि किसी देश की राजधानी पर हमले का मतलब होता है उस देश की आत्मा और उसके मनोबल पर चोट करना। हमलों की शुरुआत कैसे हुई वो देखते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहला हमला तब होता है जब ज़ेलेंस्की पोलैंड की यात्रा पर निकलते हैं। उसके थोड़ी देर के अंदर एकाएक एक खबर आती है कि यूक्रेन के अंदर, पूरे यूक्रेन के अंदर एयर रेड अलर्ट है। यह पहले भी हो चुका है। किसी को अंदाजा नहीं था कि टारगेट पर इस बार कीव होगा। कीव, ध्यान से देखिए, कीव जिस पर 2 साल पहले अटैक किया गया था। रूस ने पहला अटैक सुबह 9:50 पर डाउनटाउन इलाके में किया। अब किसी भी शहर में डाउनटाउन इलाका सबसे पॉश इलाका होता है। डाउनटाउन इलाका सबसे पॉश इलाका होता है, सबसे घनी आबादी वाला इलाका होता है। हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रूस ने दूसरा अटैक सुबह 10 बजे जुलियानी एयरपोर्ट के पास भी किया, जहां भी बड़े नुकसान की खबर है। रूस ने तीसरा अटैक सुबह 10:15 बजे यूक्रेन और पूरे यूरोप में मशहूर ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया। यहां सुबह सुबह बच्चों का खून बहा। अस्पताल से हमले की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई। रूस ने चौथा अटैक सुबह 10:20 पर कीव के सोलोमंस्की में किया। यहां कई इमारतों में एक साथ मिसाइल्स की बारिश होती है। रूस ने 5वां अटैक कीव में नेप्रोस्की में सुबह 10:25 पर किया। यहां एक इमारत को नुकसान पहुंचा। रूस ने छठा अटैक सुबह 10:30 बजे दार्नित्स्की में किया। यहां 3 इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। रूस ने 7वां अटैक सुबह 10:35 पर कीव में ही किया। यहां 100 मीटर के इलाके में भीषण नुकसान पहुंचा। सोचिए जरा, रूसी सेना ने अब तक फैब 500 बमों से हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बार रूस ने अपनी रणनीति बदली। रूस ने सुपरसोनिक बॉम्बर्स के साथ ही हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले किए। रूस ने कीव पर हमलों के लिए Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर का इस्तेमाल किया। यह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाले लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। इस बॉम्बर से कीव के कई इलाकों में मिसाइल गिराएगा। दूसरा हथियार है रूस का MiG-31K फाइटर जेट। इस फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए। तीसरा हथियार इस्कैंदर-K मिसाइल। यह रूस की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर होती है। इसके साथ ही काला सागर से भी कीव पर मिसाइल हमले किए गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट से मिसाइलें बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। ब्लैक सी फ्लीट से KH-101 और KH-555 मिसाइलें लॉन्च की गई, जिनका अब तक यूक्रेन के किसी एयर डिफेंस सिस्टम के पास तोड़ नहीं है। बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा रूस ने इस बार यूक्रेन पर हमले में ग्लाइड बम का भी इस्तेमाल किया। यह बम कितना घातक और कितना भीषण विनाश ला सकता है, इसे अब आप देखिए। रूस ने कीव पर एक साथ 100 ग्लाइड बम दागे। रूस ने सोवियत दौर के 111 कैब बम से हमला किया। यह बम अपने साथ 1000 किलोग्राम बारूद ले जा सकते हैं। इस बम को फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। यह बम एक 10 मंजिल की इमारत को मिट्टी में तब्दील कर देता है।
ने आज यूक्रेन की राजधानी को इस कदर दहलाया कि इसका जर्रा जर्रा कांप गया। इंसानियत सहम गई, रूह कांप गई। कीव विनाश की ये तस्वीरें यूक्रेन आने वाले कई सालों तक नहीं भूलेगी। कीव के रिहायशी इलाकों में पुतिन आर्मी ने आज भीषण अग्निवर्षा की। उन इमारतों पर लगातार बम और मिसाइल गिर रही थी जहां आम लोग रहते हैं। हर एक धमाके के साथ आग का बड़ा गुबार ऊपर की ओर उठता, फिर काला धुआं आसमान को अपने आगोश में लेता। इस वीडियो में कीव की इमारतों पर गिरती मिसाइल्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और फिर चीख पुकार मच गई। कीव के आम लोगों के लिए सोमवार की सुबह मनहूस साबित हुई। सड़क पर चलते लोग मिसाइल और बम की आवाज से थर्रा गए। जिस सड़क से ये वीडियो बनाया गया उससे करीब 100 मीटर दूरी पर ही मिसाइल अटैक हुआ। इसके बाद का मंजर आपके सामने है। मिसाइल अटैक का यह शोर डरावना है। लोग इन हमलों का वीडियो बना रहे थे और तभी लगातार एक के बाद एक हमलों से कीव की जमीन दहल रही थी। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। उसने मोबाइल निकालकर सामने का मंजर शूट करना शुरू ही किया था, तभी इसके ठीक सामने वाली इमारत की बुनियाद पर मिसाइल अटैक हुआ। अब इन तस्वीरों को देखिए। एक घर के अंदर से कुछ लोग कीव पर हुए सबसे बड़े हमले का वीडियो बना रहे थे। तभी एक के बाद एक कई मिसाइल्स इनकी आंखों के सामने गिरती है और सामने थी आग ही आग, धुआं ही धुआं। ये कीव में राष्ट्रपति भवन से कुछ दूरी का वीडियो है। कार पार्किंग से कुछ ही दूरी पर रूस ने लगातार एक के बाद एक 3 मिसाइलें दाग दी। धमाकों के शोर से लोग थर्रा गए और फिर आग की लपटें अपना रौद्र रूप दिखाते हुए आसमान में उठने लगी। कीव में सुबह करीब 10:30 बजे के दौरान ये धमाका हुआ। शानदार इमारतों के बीच आसमान से एक मिसाइल तेजी से नीचे की ओर आई। आग की तेज लपटें उठी और फिर ये वीडियो बंद हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कीव में धमाकों के इन वीडियो बनाने वाले लोगों पर क्या बीत रही होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कीव में मिसाइल अटैक कब बंद होंगे। रूस ने कीव विनाश के इस ट्रेलर से नेटो को खुला चैलेंज कर दिया है। इतना जरूर है कि अगले कुछ दिनों तक कीव पर रूस के अटैक की ये आग जल्द ठंडी नहीं होगी। रूस ने यूक्रेन पर हमला ऐसे वक्त में किया है जब नेटो देश मिलकर वॉशिंगटन में बड़ा मंथन करने वाले हैं। 9 जुलाई से वॉशिंगटन में नेटो की बड़ी बैठक शुरू हो रही है। उससे ठीक 24 घंटे पहले पुतिन ने कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों को दहलाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सबसे खास पुतिन के हमले की टाइमिंग है। आखिर कैसे, इसे भी आपको समझना जरूरी है। पुतिन ने कीव पर तब सबसे बड़ा हमला किया है जब जेलेंस्की पोलैंड गए। नंबर 1, पोलैंड के साथ यूक्रेन ने बड़ा सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। ऐसे वक्त में पुतिन ने कीव को दहला दिया है। पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से लगता है और पोलैंड में ही नेटो का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। कीव पर अटैक से पहले हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान की पुतिन से सीक्रेट मीटिंग हुई। यह टाइमिंग बेहद खास है क्योंकि हंगरी शुरू से ही यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ है। हंगरी और रूस कई एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। आज ही विक्टर ओरबान की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और सभी जानते हैं कि जंग के बीच चीन हर तरह से रूस की मदद कर रहा है। पुतिन ने कीव पर तब अटैक किया है जब नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट नेटो के नए चीफ बनने जा रहे हैं। यानी नेटो में फेरबदल के बीच हमले से रूस ने पश्चिमी देशों तक बड़ा संदेश पहुंचा दिया है। पुतिन ने कीव पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक कर भीषण तबाही मचा दी है। यानी
हम ये भी कह सकते हैं कि पुतिन ने नेटो को बता दिया है कि वो कीव को जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें दहला सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने कीव के साथ दूसरे शहरों में जहां भी अटैक किए वहां यूएस की पेट्रियट मिसाइल तैनात थी। कई बैटरीज को पेट्रियट मिसाइल के लगाया गया था। यानी पुतिन ने बता दिया है कि पश्चिमी देशों के हथियार रूस को रोक नहीं सकते हैं। रूस ने जानबूझकर कीव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। माना जा रहा है कि इस हमले के साथ ही रूस ने सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के हमले का बदला ले लिया है, क्योंकि यूक्रेन ने भी सेवेस्तोपोल के रिहायशी इलाकों में हमला किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कीव हमले के बाद भी रूस के जासूसी ड्रोन्स कीव के आसमान में मंडराते रहे। यह एक बड़ा सिग्नल है। आशंका है कि रूस अगले कुछ घंटों में कीव पर फिर से बड़ा अटैक कर सकता है। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर रहेगी ताकि आपको एकदम लेटेस्ट अप टू डेट जानकारी देते रहें। लेकिन यह बड़ी खबर है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात, चेंज करिए इसको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के दौरे पर गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई। और आज यह मुलाकात, कीव पर यह हमला उस समय हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज ही मॉस्को पहुंचे। वो यहां 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्रेमलिन में परम मित्र पुतिन से मुलाकात करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया था। अब से थोड़ी देर में पुतिन पीएम मोदी के सम्मान में डिनर देंगे। बहुत मुमकिन है कि इस दौरान पीएम मोदी पुतिन को फिर से शांति का संदेश दें। अब आप भारत की डिप्लोमेसी देखिए। पुतिन मोदी के सम्मान में डिनर देंगे 2024 जुलाई में, और पिछले साल इन्हीं महीनों में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर गए थे। यह है भारत की कूटनीति। मोदी इस बार पुतिन से युद्ध पर क्या बातचीत करेंगे, इस पर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक की नजरें होंगी। याद कीजिए सितंबर 2022 का एससीओ समिट उज़्बेकिस्तान में। समिट से इतर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात हुई, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के यह कह दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं रहा है, यह बुद्ध का युग। उन्होंने कहा पुतिन के सामने ऐसा कहने का प्रयास सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का है। बल्कि इंटरेस्टिंग बात क्या है, पूरी दुनिया भारत को एक पीस मेकर के तौर पर देख रही। इसीलिए मैंने कहा कि जेलेंस्की से मुलाकात हुई G7 में, और अब प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात। भारत रूस की दोस्ती अटूट है। इस दोस्ती में एक दूसरे के प्रति भरोसा है, सम्मान है, समर्थन है, ईमानदारी है और एक हिस्ट्री भी है। और दोनों ही देश संकट काल में एक दूसरे के साथ ही रहे। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर कूटनीति में फ्रेंडशिप बैंड का कॉन्सेप्ट होता तो भारत और रूस के हाथ में सैकड़ों फ्रेंडशिप बैंड होते। ये दोनों देश साल में एक बार नहीं, बार बार फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, क्योंकि दुनिया के 195 देशों में भारत और रूस के रिश्ते अपने आप में दोस्ती का एक बड़ा मानक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम है, एक तरफ ये वो भारत है जो रूस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और आज की तारीख में ये वो भारत है जो रूस का एक बहुत बड़ा एनर्जी पार्टनर है। सोचिए जरा। लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे फाइन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में चर्चा होगी। हमारे पास जानकारी है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन कल 1 घंटे तक अकेले में बातचीत करेंगे। यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उनके साथ केवल उनके ट्रांसलेटर होंगे। इसके बाद भारत और रूस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले 1-on-1 जो बायलैटरल से भी ज्यादा ऊपर है, फिर उसके बाद डिप्लोमेसी के लिहाज से दोनों के साथ जो डेलीगेट्स हैं उनकी बातचीत होगी। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते में यह मजबूती बीते 1, 2 या 10 साल से नहीं आई है। यह मधुरता दशकों पुरानी है, ट्रेडिशनल है, ये इतिहास है इसका, और किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष या फिर सरकार विशेष से कहीं ऊपर है। इस पर हम आपको भारत रूस के रिश्तों का शानदार परम मित्र एल्बम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत वर्ष 2001 की इस खास फ्लैशबैक तस्वीर से करते हैं। पीछे देखिएगा। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, 23 साल पहले ये आ गई बल्कि तस्वीर। यहां पर देखिए आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, ऊपर नरेंद्र मोदी जी, उनके बगल में ब्रिजेश मिश्रा, फिर फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, नीचे पुतिन।
ये देखिए, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे। उन्होंने तब पुतिन के साथ एक मीटिंग की थी। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पुतिन के ठीक पीछे खड़े दिखे। वो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। उसी समय की ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक बगल की कुर्सी पर बैठे किसी समझौते पर दस्तखत करते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मुलाकात का जिक्र वर्ष 2019 में अपने एक्स हैंडल पर किया था। उन्होंने तब लिखा था कि यह पहली बार था जब वो पुतिन से मिले। इस दौरान उन्हें पुतिन की ओर से यह एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ कि रूस के राष्ट्रपति की नजर में भारत के एक राज्य का सीएम होने के नाते उनकी अहमियत कुछ कम है। और देखिए, पुतिन वैसा ही सम्मान पीएम मोदी को आज भी देते हैं। पुतिन कई मौकों पर सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। वैसे बीते 10 साल में यह 17वीं बार होगा जब बतौर प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हैं। बीते 10 साल में 6ठी बार पीएम मोदी रूस के दौरे पर है। तीसरे कार्यकाल में उनका पहला रूस का दौरा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार है जब पीएम मोदी पुतिन के बुलावे पर मॉस्को पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी वर्ष 2019 में रूस गए थे। इसके बाद पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा लेने आखिरी बार वर्ष 2021 में दिल्ली आए थे। इंटरेस्टिंग बात क्या, पुतिन जब से राष्ट्रपति बने अपने एक और टर्म के लिए, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किन किन लोगों से मुलाकात की? शी जिनपिंग से, फिर हंगरी के पीएम से, फिर नॉर्थ कोरिया के किम से और भारत के साथ ये मुलाकात है। इसका मतलब क्या? पुतिन पूरी दुनिया में किन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल है। और भारत की अगर बात की जाए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जेलेंस्की से भी मिल रहे हैं और पुतिन से भी मिल रहे हैं, अमेरिका के भी स्टेट गेस्ट हैं और यहां पर भी गेस्ट हैं, तो यह भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। पीएम मोदी अब ठीक 5 साल बाद फिर से मॉस्को में है और उनके दौरे की 5 बड़ी बातें अब आपको जाननी चाहिए। देखिए, नंबर 1, पीएम मोदी इस वर्ष एससीओ समिट में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो इस समिट के तुरंत बाद रूस पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि भारत के लिए रूस की अहमियत सबसे ज्यादा है और मोदी पुतिन के रिश्ते में जिनपिंग की कोई जगह नहीं। भारत रूस व्यापार में युआन की नो एंट्री है। चीन की मुद्रा युआन भारत रूस व्यापार में कांटे के जैसी है। रूस ने भारत से तेल का भुगतान चीनी मुद्रा में करने के लिए कहा है, लेकिन भारत दोनों देशों के बीच रुपए और रूबल में व्यापार चाहता है। पीएम मोदी इस मसले पर पुतिन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। भारत शीत युद्ध के समय से सोवियत संघ का करीबी रहा, लेकिन हाल के वर्षों में चीन के उभार ने थोड़ी परेशानी पैदा कर दी। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा रूस को संदेश है कि रूस के पास भारत के तौर पर मजबूत विकल्प है और उसे सब कुछ चीन की टोकरी में रखने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन की तरफ से गलवान के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। पुतिन के लिए पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ मोदी मॉस्को में है, जबकि दूसरी तरफ कल से अमेरिका में रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नेटो समिट होने जा रही है। ऐसे में पुतिन के पास पश्चिमी देशों को यह दिखाने का मौका है कि उनके साथ भारत जैसा मजबूत दोस्त है, जो कि हाल ही में G7 में एक स्पेशल इनवाइटी था। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि पीएम मोदी के रूस आने से पश्चिमी देशों को जलन हो रही है। हालांकि भारत कूटनीति और विदेश नीति को अपने हितों के हिसाब से देखता है और अमेरिका रूस में तनाव के बीच पश्चिम से भी उतने ही गहरे संबंध बनाकर चल रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में दुनिया ने इटली में G7 समिट में देखा। मोदी ने मॉस्को दौरे की 5वीं और बड़ी बात, भारत पर अमेरिका यूरोप का दबाव बेअसर है। ध्यान लगाइए, ध्यान से सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से पश्चिमी देश भारत पर लगातार प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कभी तेल को लेकर, कभी रणनीतिक संबंधों को लेकर, तो कभी संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए तमाम प्रस्तावों को लेकर। लेकिन भारत ने हर बार वही कदम उठाया है जो अपने हितों के लिए जरूरी था और अमेरिका ने भी भारत की सोच का हमेशा सम्मान किया है। वहीं भारत की अंदरूनी राजनीति के नजरिए से भी पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को देखें तो संदेश यही है कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद भारत की वैश्विक नीति में स्थिरता है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वैसे पीएम मोदी के रूस दौरे पर हमने वहां से आई तस्वीरों पर एक वीडियो रील तैयार की। आप इसे देखिए, फिर इस पर विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे। Certainly, global issues
including this war that you mentioned, will be discussed, and the leaders will exchange their views and their perspective on these developments. भारत माता की जय, वंदे मातरम। Last 3 years, trade have expanded, crossed $65 billion. Expanding India's trade basket, export items, and also increasing the quantity to better balance the trade. जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसके लिए आज की तारीख में रशिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इकोनॉमिकल रूबल ट्रेड पे भी बात होगी, इकोनॉमिकल टॉपिक भी बहुत ज़्यादा टच होगा। रूबल के चलते केवल रशिया और इंडिया का ही करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा, अगल बगल के पड़ोसी देश बेलारूस, कजाकिस्तान, वैसे ही हिंदुस्तान के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, वो लोग भी इंडियन करेंसी को यूज़ करके अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। हम नॉन अलाइंड होते थे एक जमाने में, अब हम ऑल अलाइंड हैं, सबके साथ हैं। जो मेरा दोस्त है उसके पास है। ये हमारा इस समय उद्देश्य है, ये हमारी कूटनीति है, ये हमारी विदेश नीति है। और हमने जो है बड़ा स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि हम दबाव में नहीं आएंगे। टाइगर, कोशिश मत करो। डिफेंस का जो बहुत मजबूत रिश्ता है, उसके साथ हमारी एनर्जी का रूस से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा टू इंडिया। सो एनर्जी पे फोकस होगा सर, जरूर डिफेंस पे फोकस होगा। मेरा विचार है कि ट्रेड पे फोकस बहुत होगा, क्योंकि रूस ने हमें बहुत कुछ बेचा है, तो वो रूपी रूबल ट्रेड करती थी, उनके रुपए यहाँ पड़े हैं, उनका क्या करना है वो भी बातचीत होगी। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे में वैसे तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात होगी, भारत रूस में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा होगी, यूक्रेन युद्ध में गुमराह करके भारत से जाने वाले युवाओं की वापसी पर बात होगी, लेकिन सबसे अहम होगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे पर बातचीत होना, और इसके लिए चीन को वाया रूस सेटल करना है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने सूत्रों से जानकारी दी है कि पीएम मोदी के दौरे में पुतिन से इस प्रस्तावित रूट पर बातचीत की संभावना है। असल में भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा 2019 से प्रस्तावित है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा आप। 2019 में इस गलियारे को विकसित करने के लिए भारत और रूस में हस्ताक्षर हुए। ये गलियारा प्रशांत महासागर में रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक को भारतीय बंदरगाह चेन्नई से जोड़ेगा। व्यापार के लिहाज से करीब 5600 समुद्री मील के विशाल एरिया को कवर करेगा। मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग का मौजूदा समुद्री रूट लगभग 3000 समुद्री मील लंबा है, और इसे वाया यूरोप पूरा करने में अभी 40 दिन का समय लगता है। अगर चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा खुला तो इसमें कम से कम 18 दिनों की बचत होगी। इस गलियारे से व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण और मजबूत चैनल विकसित करने पर मदद मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन है, जिसे बैकफुट पर लाने की जिम्मेदारी भारत ने रूस को सौंप रखी है। अब जरा ये जो मैप है व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई तक का, ये है मैप। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप इस मैप को देखें, ये भारत की जो डोमिनेंस है इस पूरे कॉरिडोर में, उसको स्टैब्लिश करता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल होगा रशिया का, क्योंकि इसके ठीक इस तरफ ग्वादर पोर्ट, वहां पर भी भारत ईरान के साथ टाई अप कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं आगे की तरफ, मतलब ईरान के साथ अगर बातचीत की जाए, ये पूरा एक कॉरिडोर स्टैब्लिश हो रहा है, जो भारत अपने लेफ्ट और राइट दोनों फ्लैंक्स को संभाल के आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब आपको भारत और रूस की दोस्ती का एक फ्लैशबैक एल्बम दिखाते हैं, जिसमें कई यादगार तस्वीरें हैं। भारत और रूस की मित्रता श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट युग से लेकर रंगीन तस्वीरों वाले युग तक की वैसी है, बल्कि और मजबूत हुई है। हालात बदले हैं, जज्बात बदले हैं, पर दोस्ती एकदम चट्टान की तरह खड़ी रही है हर दौर में। चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसी मुलाकातें होती रही, और यह अटूट दोस्ती इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 7 नवंबर 1951 की तस्वीर देखते हैं। यह है वो तस्वीर। इस वर्ष रूसी क्रांति के 34 साल पूरे हुए। रूस में इस मौके पर भव्य आयोजन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। न्योता लेकर खुद रूस के एम्बेसडर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे थे। यह तस्वीर उसी वक्त की है। ये भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर उस वक्त की है जब भारत की आजादी के सिर्फ 4 साल हुए थे। अगली तस्वीर 2 जून 1955 की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर पीएम पहली बार रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान मॉस्को में हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ था। उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और रूस के सबसे बड़े नेता निकिता क्रुश्चेव ने उनका स्वागत किया। 27 मार्च 1960 की दोस्ती वाली अगली तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार सोवियत संघ गए थे। इस दौरान सोवियत सरकार ने उन्हें गाय गिफ्ट की थी। ये दोनों देशों के लिए एक बेहद यादगार वक्त था। साल 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। ऐसे संकट के समय अमेरिका सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका ने इस युद्ध में भारत के खिलाफ अपने जंगी जहाज का 7वां बेड़ा भी भेजा। तभी एक मित्र की तरह रूस भारत के साथ आया। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन से समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के पोत को भारत पर हमला करने से रोक दिया। संकट के वक्त में रूस ने परम मित्रता का परिचय दिया था और दोस्ती का वही अंदाज आज भी कायम। एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। भारत रूस दोस्ती के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। कुलगाम से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरें देखें आप, ये कुलगाम की तस्वीर है। क्या हो रहा है यहां पर, एक एक कहानी हम आपको बताएंगे। आपने कश्मीर में मुठभेड़ की खबरें देखी होंगी, आतंकियों से बरामद हथियार देखे होंगे, एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने या फरार होने की न्यूज सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आतंकी कश्मीर में कहां छिपते हैं? देखते जाइए कैसे वो सुरक्षा बलों को चकमा देते हैं, कहां गायब हो जाते हैं। आज हम आपको इन आतंकियों का एक अर्बन बंकर दिखाने वाले हैं। अर्बन बंकर, एक सीक्रेट अड्डा। इसे देखकर आपको गाजा की याद आ जाएगी, जहां हमास लड़ाकों को छिपाने के लिए सुरंगें बनाई गई थी। कश्मीर में ठीक उसी तरह के सुरंगनुमा बंकर का पर्दाफाश हुआ है। ये फर्स्ट है कश्मीर में इस तरीके का जो मिला है। 2.5 मिनट के वीडियो में एक घर दिख रहा है, जमीन पर कालीन बिछी है, कपड़े रखने की अलमारी है, लेकिन इस अलमारी के खुलते ही जो नजारा सामने आया उसे देखकर सेना चौंक गई है। सिर्फ अलमारी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे आतंकियों का गुप्त ठिकाना था। कश्मीर से आतंकी अड्डे की ऐसी तस्वीर शायद पहली बार सामने आई। बाहर से ठिकाना इस तरह से छिपा कर रखा गया था कि पता ही ना चल पाए कि वहां कोई बंकर भी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने जब एक कमरे में लगी कपड़े की अलमारी देखी तो उन्हें कुछ शक हुआ। जैसे अलमारी के नीचे की तरफ बना ड्रॉर खोला गया तो इसमें अंदर की तरफ एक रास्ता जाता दिखाई देता है। फिर यहां लाइट जलाई गई, एक शख्स को अलमारी के सीक्रेट रास्ते के अंदर भेजा गया। सीक्रेट बंकर में कैमरा पहुंचते ही पूरा सच सामने आ गया। अंदर ईंट और सीमेंट की मजबूत दीवार थी। यहां कई आतंकी हथियार समेत आसानी से छिप सकते थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का यह वीडियो वायरल हो रहा है। आमतौर पर कश्मीर में ऐसे बंकर का इस्तेमाल आतंकी 90 के दशक में करते थे, जब वो घरों में कमरों के नीचे छिपने के लिए बंकर बनाते थे। आपके मन में सवाल होगा कि आतंकियों का अलमारी वाला ये गुप्त अड्डा पकड़ा कैसे गया। दरअसल कुलगाम में 2 अलग अलग इलाकों में आतंकियों के साथ सेना और पुलिस की मुठभेड़ हुई। 6 जुलाई को शुरू हुई यह मुठभेड़ 7 जुलाई तक चली, जिसमें कुल 6 आतंकी मारे गए। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला। लेकिन जब सेना ने जंगलों और घरों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें आतंकियों का यह सीक्रेट अड्डा मिला, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि जवानों ने कुलगाम में जिन आतंकियों को मारा था वो इस बंकर में छिपे। पिछले कुछ समय में इस तरह के कुछ ऐसे हाइडआउट्स देखे गए कि जो कि खासतौर पर नए बनाए हुए जो मकान हैं उनके अंदर जो है आतंकियों की तरफ से बनाए गए हैं और साथ ही साथ जो लोकल सपोर्ट है वो भी इन्हें मिला है। और इस सिलसिले में अब शेल्टर देने के हवाले से और ये पूरा हाइडआउट किस तरह बना है, कौन व्यक्ति इसमें मुलव्वस है और जब ये मकान बनाया गया था तो उस समय जो हाउस ऑनर है वो किन किन व्यक्तियों के साथ कांटेक्ट में था, ये सब मामले की छानबीन चल रही है। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
दोनों जगहों पे जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था। तो वहाँ पे एक हाइड थी घर में, जो ये जो है चीनी गांव का जो इलाका है उसमें एक मुश्ताक अहमद भट्ट है, अकबर अली का बेटा। उसने जो है वो एक मेसन का काम करता है, जिसने अपने घर में एक कंक्रीट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो हाइड बनाई हुई थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, आतंकियों को अपने घर में ट्रेनिंग देता है, जिसमें उसका आका चीन भी खुलकर साथ खड़ा है। पाकिस्तानी आतंकवाद और चीनी रिश्ते पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जहां भी ये आतंकी पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, वहां एक कॉमन चीज पाई जाती है। ये चीज है मेड इन चाइना वॉकी टॉकी और हैंडसेट। बल्कि कुछ दिन पहले तो मेड इन चाइना बंदूकें भी पाई गई थी वहां पर, मेड इन चाइना हैंड ग्रेनेड्स भी मिले थे वहां पर। लेकिन इस बार ये एक इंटरेस्टिंग एडिशन है। चीन में बने इस वॉकी टॉकी का नाम है बाओफेंग। इसकी कीमत 1800 से लेकर करीब 16,000 रुपए तक है। इसकी रेंज वैसे तो 5 किलोमीटर तक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 10 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। आतंकी खुफिया बातचीत के लिए चीन में बने अल्ट्रासेट हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं। सभी अल्ट्रासेट सीमा पार मौजूद एक कंट्रोल सेंटर से जुड़े रहते हैं। इस हैंडसेट का इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज भी करती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कई सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज्यादातर मेड इन चाइना होते हैं। फिक्र का लेंस बताता है कि नक्सली हो या आतंकवादी, इनकी फेवरेट विश लिस्ट में चीन में बने वॉकी टॉकी सेट होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस हैंडसेट के जरिए मैसेज भेजने के लिए चीनी उपग्रहों का इस्तेमाल होता है। अब सुरक्षा बल इसकी काट निकाल रहे हैं। बाकी अलमारी वाला बंकर मॉडल तो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन अब एक अलग भक्ति की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा ये भक्ति। फिक्र में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो की जिसको लेकर विवाद भी है, सवाल भी है। 1 मिनट 28 सेकंड का ये वीडियो लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें तेज प्रताप की शिव भक्ति का अंदाज आप देख सकते हैं। वो शिवलिंग से लिपटकर शांत भाव से भक्ति में लीन है। यहां तक सब समझ में आता है, ये एक भक्त की भावना है। इस दौरान एक पुजारी उनके ऊपर कभी भांग मिला जल, कभी दूध, कभी गन्ने का रस, तो कभी पवित्र जल डाल रहे हैं। अभिषेक कहें क्या इस पूरी प्रक्रिया को? यह अभिषेक हो रहा है। ये सारी पवित्र चीजें पहले तेज प्रताप के सिर पर गिर रही हैं और फिर शिवलिंग पर। इस तरह अभिषेक और पूजा करवाने के बाद पुजारी जल कलश से तेज प्रताप यादव को पीठ पर ठोकते हैं। फिर तेज प्रताप पैर छूकर उनका आशीर्वाद देते हैं। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर समझते हैं कि सवाल क्या है, विवाद क्या है और इसमें अलग अलग तर्क क्या है। तेज प्रताप यादव की भक्ति वाले वीडियो नए नहीं है। बार बार अलग अलग अंदाज में उनकी भक्ति में रील सामने आती रहती है। कभी उनकी कृष्ण भक्ति दिखती है, तो कभी शिव साधना, कभी वो खुद कृष्ण के भेष में आ जाते हैं, तो कभी भोले शंकर की तरह रूप धारण कर लेते हैं। कभी होठों पर बांसुरी, कभी सिर पर मोरपंख और पीली धोती पहनकर गौ सेवा करते दिखते हैं। मन किया तो महादेव भी बन जाते हैं। भोले भंडारी के वेशभूषा में कांवड़ लिए दिख जाते हैं। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं, उन्हें भक्ति में रमे रहने का पूरा अधिकार है। सवाल खड़ा कहां पर होता है? लेकिन शिवलिंग के साथ उनके इस नए वीडियो पर कर्मकांड के कुछ विद्वानों ने सवाल उठाए। सवाल यह है कि रुद्राभिषेक के दौरान जल या दूध की धारा के बीच में क्या किसी भक्त को आना चाहिए? क्या रुद्राभिषेक का ये शास्त्र
सम्मत तरीका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप जब निश्चल रूप से अपनी भक्ति में लीन थे तो कर्म कांड के नजरिए से उसमें गलती हो गई। कर्म कांड और सनातन विधि विधान के जानकार इस पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तेज प्रताप यादव के ऊपर पहले दूध जा रहा है, पहले जल जा रहा है, पहले चीनी जा रही है, पहले दही जा रही है और तब वो शिवलिंग के ऊपर जा रही है। ये बड़ा विचित्र किस्म का एक देखने के लिए मिला। ये बिल्कुल अनौचित्य है। ये इसका कोई औचित्य नहीं है, ना ये शास्त्रों में ऐसा कोई विधान है कि शिवलिंग से लिपट करके इस तरह से साधना की जाए। लिहाजा यह है कि इसका खंडन होना चाहिए और इसके लिए तेज प्रताप यादव को रोकना चाहिए। अब एक और तस्वीर की बात करते हैं। आज दुनिया भर में निष्ठुर राजनीति का दौर है। विरोधी नेताओं में एक दूसरे के प्रति लिहाज नहीं दिखता है, प्रतिद्वंदी के बीच मर्यादा नहीं दिखती है, लेकिन इस दौर में भी अब भारत में अक्सर लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर दिख जाती है। ये वो देश है जहां किसी विचारधारा की जीत पर फ्रांस की तरह कोई दंगा नहीं होता है। फ्रांस से उलट हिंदुस्तान में राजनीतिक शिष्टाचार की ऐसी तस्वीर है जो बहुत कम देखने को मिलती है। यह वीडियो ओडिशा में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का। देखिए जरा, राजनीतिक सद्भाव का यह दृश्य उस वक्त देखने को मिला जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व सीएम नवीन पटनायक को देखकर शिष्टाचार और सम्मान में न सिर्फ उनका अभिवादन किया बल्कि स्वयं मंच से उतरकर उन्हें अपने साथ मंच पर उपस्थित दूसरे मेहमानों के पास लेकर। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान जगन्नाथ की 2 दिवसीय रथ यात्रा के लिए पुरी पहुंचे। यहाँ पर नवीन पटनायक भी पहुंचे थे। तो इस दौरान जब धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें देखा तो खुद मंच से उतरकर शिष्टाचार का परिचय दिया। ये व्यवहार हमेशा सियासत से ऊपर होता है। वैसे भी नवीन पटनायक की पार्टी भले ही बीजेपी से हार गई हो, लेकिन उन्हें ओडिशा प्राइड कहा जाता है। अपने समर्थकों में उनका कद बहुत ऊंचा है। राजनीति का उस दौर में जहां शब्दों की मर्यादा खत्म हो चुकी है, उस दौर में कुछ नेताओं का यह व्यवहार मन को छू लेने वाला है। शिष्टाचार की तस्वीर को मन में सेव कर लीजिए। आपकी राजनीतिक मेमोरी में ऐसी तस्वीरें रहनी चाहिए। लेकिन अब एक खबर जो कि जरा हटकर है। आपने क्रिकेट मैच में नेट प्रैक्टिस के बारे में सुना होगा। किसी भी मैच से पहले क्रिकेटर्स नेट में जाकर पसीना बहाते हैं। आप सबको पता है, मैच से ठीक पहले अपनी कमियों को दूर करते हैं ताकि मैच के समय पिच पर बैटिंग या बॉलिंग में कोई कसर न रह जाए। ठीक इसी तरह आजकल नासा मंगल प्रैक्टिस कर रहा है। वैसे आपको बताएं, नासा स्पेस प्रैक्टिस जरूर करता है। जो लोगों को स्पेस में भेजा जाता है उनको पहले एक्लेमेटाइज करने के लिए स्पेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, लेकिन यहां पर मंगल प्रैक्टिस है। नासा का ड्रीम प्रोजेक्ट है मिशन मंगल। नासा चाहता है कि वहां वर्ष 2030 में अपने एस्ट्रोनॉट को भेजे और नासा ने फाइनल उड़ान से पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 1 साल तक मार्स प्रैक्टिस कराई। अब आप ये तस्वीरें देखिएगा। ये नासा के मिशन मंगल से जुड़े 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। ह्यूस्टन से तस्वीरें, आपको ये बता दूं, ह्यूस्टन अच्छी तरह से आप जानते होंगे जहां पर नासा। 12 महीने के बाद ये 4 एस्ट्रोनॉट्स नासा द्वारा मंगल ग्रह की तरह बनाए गए खास घरों से बाहर निकले। 12 महीने तक वो दुनिया से कटे रहे। मंगल ग्रह पर कैसी चुनौतियां आ सकती हैं इसका अभ्यास किया। इस दौरान ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में बनाए गए 3D प्रिंटेड घर में खेती भी की और सब्जियां भी उगाई। इस घर में लाल रेत से भरा एक ऐसा हिस्सा भी क्रिएट किया गया था जहां ये लोग सूट पहनकर मार्स वॉक करते थे। इन एस्ट्रोनॉट्स ने इस दौरान खुद को मंगल ग्रह में के वातावरण में ढालने की कोशिश की। असल में नासा इन्हें लाल ग्रह पर भेजने के लिए लंबे वक्त से तैयारी कर रहा है। नासा ने इनके लिए 1700 वर्ग फुट का एक छोटा सा घर बनाया। इसका नाम मार्स जून अल्फा रखा था, जहां वो सीमित संसाधनों में 378 दिनों तक रहे और शनिवार शाम 5 बजे नासा के बनाए इस लाल बंकर से बाहर आए। इस 1 साल के अध्ययन में नासा को कई जानकारियां मिली, जैसे कि नासा ये पता लगाना चाहता था कि मंगल ग्रह पर इंसान कितने दिनों तक टिका रह सकता है और वहां इंसान को किन शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सोच कर देखिए ये कितना मुश्किल था। 4 लोग अपने घर से दूर, परिवार से दूर, समाज से दूर, आर्टिफिशियल वातावरण में 12 महीने तक रहे और जब वापस आए तो अपने साथ जानकारियों की गाइड बुक लेकर आए।
वैसे एक और जगह बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जैसे मार्स को लेकर है। फिक्र आपकी में अब बात करते हैं फ्रांस से आई उन तस्वीरों की, जहां पर सिर्फ अनप्रिडिक्टेबिलिटी और हिंसा है। किसी ने सोचा नहीं था कि हालात एकाएक ऐसे तब्दील हो जाएंगे। हिंसा है, अफरा तफरी है। फ्रांस में चुनाव के नतीजे सामने आते ही भीषण हिंसा हो रही है। तस्वीरें बताती है कि फ्रांस का माहौल वहां की ऐसी अभद्र प्रणाली है जो अपनी विचारधारा को लेकर कट्टर है और उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और असहमति का सम्मान करने लायक गंभीरता नहीं, मैच्योरिटी नहीं। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी नतीजों और रुझानों के साथ फ्रांस की सड़कों पर कब्जा कर लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर गाड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा दी है और पुलिस से भी भिड़ गए। फ्रांस में 30,000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे।